5 परिवार वाले बहुओं की एक रसोई। गांव के बीचों बीच एक अजीब सा घर होता है। बाहर से दिखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन अंदर जाते ही उसका राज खुलता है। 5 अलग अलग परिवार अपने अपने हिस्से में रहते हैं, लेकिन जैसे ही रसोई का दरवाजा खुलता है सामने एक बहुत बड़ी साझा रसोई दिखाई देती है। बड़े बड़े बर्तन, कई चूल्हे और चारों तरफ काम में लगी बहुएं। पूरा माहौल किसी होटल किचन जैसा लगता है। रिया, तुमने आटा गूंथ लिया क्या? जल्दी परात खाली करके दो, मुझे अपने घर का भी खाना बनाना है। अरे कर ही रही हूँ, पहले तुम अपनी सब्जी हटाओ, मुझे भी गैस पर बनानी है। अरे दूसरी गैस भी तो पड़ी है, उस पर बना लो ना, हर बात पर लड़ाई क्यों? तुम लोग हटो तो मैं भी कुछ काम करूं। पता नहीं इतनी भीड़ क्यों कर रखी है रसोई में। चारों बहुओं के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन हाथ रुकते नहीं। किसी को अपने परिवार के लिए जल्दी है तो किसी को गैस चाहिए। रसोई में जगह कम और जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। घर के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, हंसी खुशी का माहौल होता है। आज इस घर में सबसे छोटी बहू का गृह प्रवेश हो रहा होता है। आओ बेटा, आज से ये घर तुम्हारा है। अगले दिन सुबह घर में हलचल शुरू हो जाती है। आज नेहा की पहली रसोई है। नेहा बेटा, आज तेरी पहली रसोई है, तुझे सबकी पसंद का खाना बनाना है। मुझे छोले चावल पसंद है और तेरे पापा को रोटी सब्जी। ठीक है मम्मी जी, लेकिन रसोई कहाँ है? मुझे तो कहीं दिख नहीं रही। आजा, तुझे दिखाती हूँ रसोई। कमला देवी जैसे सामने एक दरवाजा खोलती हैं, नेहा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। सामने वही बड़ी साझा रसोई होती है जहां चारों बहुएं पहले से ही काम में लगी होती हैं। ये कैसी रसोई है? दीदी बस 5 मिनट में मैं अपने घर का खाना बना रही हूँ। आप तब तक सब्जी काट लो, यहाँ सबको जल्दी होती है। जगह कम है, जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। नेहा को ठीक से खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती। वो एक कोने में खड़ी होकर सब्जी काटने लगती है। चारों बहुएं अपने अपने काम में इतनी व्यस्त हैं कि किसी के पास रुककर बात करने का समय नहीं होता। 5 परिवार और एक ही रसोई, ये तो मैंने पहली बार देखा है। नेहा इधर उधर देखती है, उसे कोई सामान सही से नहीं मिलता। वो थोड़ा थोड़ा करके सबकी चीजें इस्तेमाल करने लगती है। कभी किसी का मसाला तो कभी किसी का बर्तन। कुछ देर बाद चारों बहुएं अपना अपना खाना बनाकर जल्दी जल्दी अपने घरों में ले जाती हैं और नेहा अकेली रसोई में रह जाती है। चलो अब आराम से अपना खाना बना लेती हूँ। नेहा धीरे धीरे पूरा खाना तैयार करती है। पसीना उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है, लेकिन आंखों में खुशी होती है। मम्मी जी, खाना बन गया है, सब यहीं आ जाइए। तभी बड़ी बहू शिल्पा रसोई में आती है और नेहा की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। खाना बना लिया, लेकिन इसे लेकर भी तो जाओगी अपने घर? मतलब सब लोग यहीं नहीं खाएंगे? नहीं, खाना यहाँ बनता है, लेकिन हर कोई अपने अपने घर में खाता है। नेहा एक पल के लिए चुप रह जाती है और फिर धीरे धीरे खाना उठाकर अपने घर ले जाने लगती है। पहले सब्जी, फिर रोटी, फिर चावल, बार बार आना जाना, और खाना थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगता है। घर के अंदर सब लोग खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। आजा बेटा, तू भी बैठ जा, खाना खा ले। अरे वाह, आज का खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। भाभी, पहली रसोई में ही कमाल कर दिया आपने तो। नेहा थकी हुई होती है, लेकिन अपने परिवार की तारीफ सुनकर उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है। ये रसोई आसान नहीं है, लेकिन शायद यही इस घर को जोड़े रखती है। अगले दिन सुबह 5 बहुएं फिर से उसी बड़ी रसोई में आकर खड़ी हो जाती हैं। आंखों में नींद, लेकिन हाथों में काम। रसोई में पहले से ही बर्तन बिखरे पड़े होते हैं और हर किसी को जल्दी होती है अपने अपने घर का खाना बनाने की। अरे मेरा घी किसने इस्तेमाल कर लिया? कल ही तो पूरा भरा था। और मेरे मसाले कल तक तो आधे थे, अब खत्म कैसे हो गए? अरे किसी ने जरूरत में इस्तेमाल कर लिया होगा, इतनी बड़ी बात क्या है? नहीं, यहाँ हर किसी को अपना अपना सामान संभाल कर रखना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है। चारों बहुएं अपने अपने अंदाज में बोल रही होती हैं, कोई गुस्से में, कोई समझदारी से, तो कोई हुक्म चलाते हुए। और बीच में खड़ी नेहा सब सुनकर घबरा जाती है। दीदी, मुझे पता नहीं था कौन सा सामान कैसे इस्तेमाल करना है, इसीलिए जो सामने दिखा मैंने वही इस्तेमाल कर लिया। नेहा, यहाँ हर किसी का सामान अलग होता है, तुम्हें भी अपना अलग रखना होगा। ठीक है दीदी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। 5 बहुओं का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कोई शांत, कोई समझदार, कोई जल्दी गुस्सा होने वाली, तो कोई हर बात पर हुक्म चलाने वाली। और नेहा जो अभी इस माहौल को समझने की कोशिश कर रही होती है। इसी बीच घर के बाकी लोग भी अपनी अपनी फरमाइशों के साथ रसोई की तरफ आने लगते हैं। भाभी, आज मेरे लिए कुछ स्पेशल बना दो ना। मुझे तो पराठे खाने, वो भी गरम गरम। और मुझे तो कुछ मीठा चाहिए। अरे भाभी, मेरे लिए मैगी बना दो जल्दी। और मेरे लिए चाय, बिना चाय के तो दिन ही नहीं शुरू होता। रसोई में अचानक भीड़ बढ़ जाती है। हर कोई अपनी अपनी पसंद बता रहा होता है। कोई कुछ बनवा रहा होता है तो कोई कुछ। ये रसोई है या होटल, हर समय ऑर्डर ही चलते रहते हैं। हाँ, और हम सब शेफ हैं यहाँ के। उधर 5 भाई भी एक साथ बैठे होते हैं, आपस में हंसी मजाक करते हुए, लेकिन मन से हमेशा एक दूसरे के लिए साथ। घर में शोर कितना भी हो, मजा तभी आता है जब सब साथ हो। दूसरी तरफ 5 सासें भी बैठी होती हैं और उनके बीच भी हल्की फुल्की नोकझोंक चलती रहती है। आजकल बहुएं जल्दी थक जाती हैं। अरे काम भी तो पहले से ज्यादा है।
थोड़ी नोक झोंक तो हर घर में होती है, तभी तो घर घर लगता है। दिन बीतता है लेकिन रसोई का काम कभी खत्म नहीं होता। सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम की चाय और फिर रात का खाना। रात को पांचों बहुएं थकी हुई रसोई में खड़ी होती हैं। अभी तो सोए थे और फिर से उठा दिया। लगता है ये रसोई कभी बंद ही नहीं होती। यही तो इस घर की असली पहचान है। दिन रात खाना बनाते बनाते ही ये घर जुड़ा हुआ है। पांचों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं। थकान जरूर होती है लेकिन कहीं न कहीं एक अनकहा रिश्ता भी बन रहा होता है। अगली दोपहर बाहर तेज धूप और अंदर रसोई में उससे भी ज्यादा गर्मी होती है। पांचों बहुएं एक साथ खड़ी होकर खाना बना रही होती हैं। चूल्हों की आग, ऊपर से पसीना, ऐसा लग रहा होता है जैसे रसोई नहीं कोई भट्टी हो। लगता है इतनी गर्मी में आज तो मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगी। एक तो एक ही रसोई है और ऊपर से 5-5 लोग, इतनी घुटन हो जाती है यहाँ। हमें ही पता है हम कैसे कैसे काम कर रहे हैं इस रसोई में। जल्दी करो, सबको खाना देना है, रुकने का टाइम नहीं है। पांचों बहुएं बारी बारी से बाहर जाकर पंखे की हवा लेती हैं, फिर वापस आकर उसी गर्म रसोई में काम में लग जाती हैं। पसीना उनके चेहरे से टपक रहा होता है लेकिन हाथ रुकते नहीं है। कुछ देर बाद सब अपना अपना खाना लेकर अपने घरों की तरफ जाने लगती हैं, लेकिन इतनी दूर ले जाते खाना ठंडा होने लगता है। अरे शिल्पा, ये इतना ठंडा खाना क्यों लेकर आई हो? मम्मी खाना तो गरम गरम ही बनाया था, लेकिन इतनी देर में यहाँ तक लाते लाते ठंडा हो जाता है। या तो आप यहीं रसोई बनवा लो, हम यहीं खाना बनाने लगेंगे, आपको गरम गरम खाना भी मिल जाएगा। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। बेटा, ये रसोई हमारे पापा की दी हुई है और ये घर भी उन्हीं का बनाया हुआ है। इस रसोई का एक होना हम सबका एक होना है। हाँ हाँ, पता है आप सब कितने हो। एक हो आपके भाई तो आपसे ढंग से बात नहीं करते, और हम पांचों में भी कितनी नोक झोंक होती रहती है। अरे नोक झोंक से कुछ नहीं होता, प्यार तो तुम सब में उतना ही है। भले ही अलग अलग घरों में खाना जाता है लेकिन दिल से सब एक ही है। दोपहर होते ही रसोई फिर से भर जाती है। हर कोई अपनी अपनी फरमाइश लेकर खड़ा हो जाता है। मम्मी, मुझे तो मैगी चाहिए। भाभी, मेरे लिए कुछ प्रोटीन वाला खाना बना देना, मुझे जिम जाना है। भाभी, मेरे लिए भी कुछ अच्छा बना दो, मेरा मन नहीं है ये सब खाने का। एक के बाद एक हर कोई अपनी पसंद बता रहा होता है। रसोई में फिर से भीड़ और शोर बढ़ जाता है। ये रसोई है या कैंटीन, सब एक एक करके अपनी फरमाइश बता रहे हो। चलो ऐसा करो, हम खाना बना रहे, तुम सब कैंटीन की तरह लाइन में लग जाओ, फिर हम तुम्हें एक एक करके तुम्हारी मनपसंद का खाना देंगे। इतना सुनते ही सब हंसने लगते हैं। पांचों बहुएं भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं। इस घर की एक खास बात और भी है। भले ही घर में अलग अलग खाना बनता हो लेकिन दिल इतने जुड़े हैं कि खाना हमेशा शेयर होता है। किसी के घर भिंडी बनी होती तो कभी कोई दूसरे घर में भेज देता, कहीं दाल अच्छी बनी तो सबके हिस्से में आ जाती। रसोई भले एक लेकिन स्वाद पूरे घर में घूमता रहता है। सरिता, मुझे जरा थोड़ी आलू की सब्जी दे देना, आज खाने का मन कर रहा है। लो दीदी, तुम कहो और मैं ना दूं, ऐसा हो सकता है क्या? यही तो मजा है हमारे घर में, सबका खाना सबका है। ऐसी हंसी मजाक और प्यार के बीच घर का माहौल हमेशा जिंदा रहता है। अगले दिन सुबह अचानक घर के बाहर गाड़ियों की आवाज आती है। दरवाजा खुलता है और अंदर आती हैं बुआ जी अपने पूरे परिवार के साथ। सारे बच्चे, शोर शराबा, हंसी ठिठोली, पूरा घर एकदम भर जाता है। अरे भाई, सोचा सबसे मिलने आ जाए, बच्चे भी कई दिनों से एक दूसरे से नहीं मिले थे। इतने सारे लोगों को देखकर पांचों बहुओं के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या 50 लोगों के साथ साथ इन सबका भी खाना बनाना पड़ेगा? आज तो हमारी हालत खराब होने वाली है। सुनो, अगर हम पांचों साथ मिलकर काम करेंगे तभी कुछ होगा, वरना अगर एक एक करके करेंगे तो बैंड बज जाएगी। चलो आज टीम वर्क दिखाते हैं। पांचों बहुएं बिना समय गवाए काम में लग जाती हैं। आज रसोई में असली इम्तिहान होता है। मैं चाय बनाकर लेकर जाती हूँ सबके लिए। ठीक है, मैं नाश्ता लेकर जाती हूँ। दो बहुएं बाहर मेहमानों को संभाल रही होती हैं और अंदर रसोई में बाकी 3 पूरी मेहनत से काम कर रही होती हैं। जल्दी जल्दी काटो, बहुत सारा बनाना है। ये लो, सब्जी तैयार होने वाली है। मैं रोटियां संभालती हूँ, तुम लोग बाकी देखो। रसोई में काम की स्पीड दोगुनी हो जाती है। कोई सब्जी काट रहा होता है, कोई तड़का लगा रहा है, कोई रोटियां बना रहा है। सब कुछ मिलजुल कर बिना झगड़े, बिना रुकावट के कुछ ही देर में इतने सारे लोगों का खाना तैयार हो जाता है। पांचों बहुएं मिलकर सबको खाना परोसते हैं। बच्चे, बड़े, मेहमान सब खुशी खुशी खाना खाते हैं। वाह, इतना स्वादिष्ट खाना और इतनी जल्दी, तुम पांचों ने कमाल कर दिया। बहुएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं। थकान तो होती है लेकिन दिल खुश होता है। सबको खाना खिलाने के बाद पांचों बहुएं सोफे पर आकर बैठ जाती हैं। गहरी सांस लेती हैं जैसे कोई बड़ा युद्ध जीत लिया हो। उफ, आज का टास्क कंप्लीट हुआ। सच में जान ही निकल गई। लेकिन एक बात है, क्या अगर हम पांचों साथ मिल जाए ना तो काम ऐसे होता है एकदम फुर्ती से और बिना लड़ाई के भी। पांचों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं और पहली बार बिना किसी नोक-झोंक के दिल से हंसती हैं। हर हफ्ते संडे का दिन इस घर के लिए खास होता है। इस दिन ना कोई बहस, ना कोई तकरार, बस प्यार, हंसी और एक साथ बिताया हुआ समय।
बड़ी सी डाइनिंग टेबल सजी होती है, पांचों परिवार एक साथ बैठे होते हैं। रसोई में आज भी पांचों बहुएं होती हैं, लेकिन आज उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि मुस्कान होती है। आज तो बिना लड़ाई के खाना बन गया। चमत्कार है ये, क्योंकि आज संडे है और आज हम सब अच्छे बच्चे बन जाते हैं। सच में काश हर दिन ऐसा ही होता। सभी मिलकर खाना परोसते हैं और फिर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। बस यही तो असली खुशी है, जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाता है। हंसी मजाक, पुरानी बातें और छोटे छोटे किस्से पूरा घर जैसे एक त्योहार बन जाता है। अगले दिन पांचों बेटे, तीनों देवर, तीनों नंद और दोनों छोटे बच्चे एक साथ बैठे होते हैं। अरे कुछ भी कहो, हमारे घर का कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है। 5 घर और एक ही रसोई। भैया ज्यादा मजे मत लो भाभीयों के, वरना आज रात आपका खाना भी बंद हो सकता है। भाई मैं तो हमेशा भाभीयों की साइड हूँ। जो भाभीयों के खिलाफ जाएगा उसे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। मेरी पांचों भाभी तो मास्टर शेफ हैं, एक से बढ़कर एक खाना बनाती हैं। हाँ हाँ, हम भी मम्मी की साइड है। उधर रसोई में पांचों बहुएं खाना बनाते हुए ये सारी बातें सुन रही होती हैं। देख रहे हो कैसे मक्खन लगा रहे हैं सुबह में। हाँ, खुद तो मजे लेते रहते हैं और हमें रसोई में खड़ा रखते हैं। किसी दिन ऐसा करेंगे, इन सब से खाना बनवाएंगे, तब पता चलेगा। हाँ, और हम बाहर बैठकर ऑर्डर देंगे। इतना सुनते ही पांचों बहुएं जोर से हंस पड़ती हैं। अगले दिन पांचों बहुएं एक साथ बाजार जाती हैं। अरे ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो, मैं दूसरी ले लूंगी। नहीं दीदी, मुझे बस अच्छी लगी थी, आप ले लो। प्यार इतना होता है कि कोई अपनी चीज देने में शर्माता नहीं है। घर का राशन और सब्जियां भी मिलकर खरीदती हैं। अरे अभी तक तुम सब साथ ही रह रहे हो, दूसरी पीढ़ी आ गई फिर भी। हाँ आंटी जी, इसमें क्या बात है। अरे तुम आजकल की लड़कियां हो, अलग अलग रसोई बनाओ, अपने अपने घर की मालकिन बनो। घर की मालकिन हमारी सास है और ये एक रसोई हमारे घर का प्यार है। अंदर चाहे कितनी भी नोकझोंक हो, लेकिन बाहर हम हमेशा एक हैं। अगले दिन सुबह घर के अंदर अचानक से आवाजें तेज होने लगती हैं। पांचों सास एक ही जगह खड़ी होकर बहस कर रही होती हैं और वजह एक ही साड़ी। ये साड़ी मुझे पसंद आई थी, तूने क्यों ले ली? ये तो नेहा के घर से मेरे लिए आई थी। अच्छा, और जो शिल्पा के घर से आई थी वो तूने कितनी जल्दी अपने पास रख ली थी, वो याद है? तुम लोग तो हर अच्छी चीज अपने पास रख लेते हो। अरे जैसे तुम बहुत सीधी हो, तुमने भी तो पिछली बार मेरा सेट रख लिया था। बस करो, अब साड़ी ही तो है, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो लड़ना ही है। उधर पांचों बहुएं दूर खड़ी ये सब देख रही होती हैं। दीदी आप लोग मम्मी को चुप कराओ ना, ये लोग कितना लड़ रही हैं। अरे ये तो इनका और चौथे दिन का है, थोड़ी देर लड़ेंगी फिर खुद ही हंसने लगेंगी। नेहा, तो इन बातों को ज्यादा सीरियस मत लिया कर। अच्छा, यही तो अच्छी बात है, यही तो घर का प्यार दिखाता है। हाँ तू बस मजे ले, ये लड़ाई भी इनका टाइम पास है। अगले दिन संडे होता है और वहीं पांचों सास जो कल तक साड़ी के लिए लड़ रही थी, आज हंस हंसकर एक साथ बैठी होती हैं। अरे ज्योति जरा दाल पास कर देना। लो, और हाँ साड़ी भी कल तुम ही रख लेना। सब जोर से हंस पड़ती हैं। संडे के दिन सारी नफरत, सारी बहस सब खत्म। बस एक परिवार, एक टेबल और ढेर सारा प्यार। एक दिन बाहर कुछ औरतें उन्हें भड़काने की कोशिश कर रही होती हैं। तो तेरी जेठानी तो बड़ी चालाक है, और वो ज्योति तेरे बारे में पता है क्या बोल रही थी? इतना सुनते ही पांचों सास एकदम गंभीर हो जाती हैं। हमारे परिवार के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हमें पता है हमारी देवरानी और जेठानी कैसी हैं। वो हमारे पीठ पीछे कभी बुराई नहीं करेंगी। अंदर हम चाहे जितना लड़ ले, लेकिन बाहर हम एक हैं। बाहर वाली औरतें चुप हो जाती हैं। अजीब परिवार है, आपस में लड़ते हैं लेकिन बाहर कोई कुछ कह दे तो एक हो जाते हैं। हर शाम पांचों ससुर एक साथ बैठते हैं। उनका टाइम सिर्फ काम और समझदारी की बातें करने का होता है। मेरा बिजनेस थोड़ा डाउन चल रहा है, लेकिन मैं संभाल लूंगा। अरे कोई बात नहीं, इस बार मेरा अच्छा प्रॉफिट हुआ है, जरूरत हो तो बता देना। हम सब साथ हैं, कोई भी परेशानी बड़ी नहीं है। ऐसे ही वो एक दूसरे का साथ देते हैं और सबकी लाइफ की खबर रखते हैं। अगले दिन रसोई में बड़े बड़े भगोने में खाना बन रहा होता है और वहीं पांचों बहुओं के बीच फिर से नोक-झोंक शुरू हो जाती है। अरे पहले मुझे खाना बनाने दो, मेरे घर वाले चिल्ला रहे हैं। तेरे घर वाले ही क्या अलग, मेरे घर वाले भी भूखे हैं। मेरे घर में तो सुबह से नाश्ता भी नहीं हुआ है। पहले तू ही बना ले, फिर हम सब क्या खड़े रहेंगे यहाँ? अरे ऐसे लड़ोगी तो काम कैसे होगा? धीरे धीरे आवाजें तेज होने लगती हैं और माहौल गर्म हो जाता है। उस रात घर में अजीब सी खामोशी होती है। दिन भर की नोक झोंक के बाद पांचों बहुएं अपने अपने कमरों में बैठी होती हैं। चेहरों पर थकान और दिल में गुस्सा होता है। जब ये घर अलग बन रहा था तो रसोई भी अलग अलग बनवा लेते, कम से कम हमें इतनी परेशानी तो ना होती। अरे क्या बात हो गई, आज इतनी गुस्से में क्यों हो? क्या बताऊं, रोज का यही ड्रामा है। कभी कोई कहता है मेरा घी ले लिया, कभी कोई कहता है पहले मैं खाना बनाऊंगी। अरे सबको खाना बनाना है, एक ही रसोई है तो लड़ाई तो होगी ही। ऐसा मत बोलो, ये हमारी खानदानी रसोई है, हम इसे अलग नहीं कर सकते। हाँ, आप तो बस यही कहते रहो, काम तो हमें करना पड़ता है ना। उधर बाकी चारों बहुएं भी अपने अपने माई के फोन लगाती हैं। मम्मी, यहाँ हर वक्त लड़ाई होती रहती है, एक ही रसोई है और हर बात पर तकरार। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, ना सुकून है ना चैन मिलता है।
हम पांचों इतना काम करते हैं फिर भी कोई खुश नहीं रहता। कभी कभी लगता है हम सब बस काम करने के लिए ही हैं। बेटा तू अपने घर की मालकिन बन, अपनी अलग रसोई बनवा। तो क्या नौकर है जो पूरे घर का खाना बनाएगी? आज के जमाने में कौन इतनी परेशानी झेलता है? पांचों की माएं अपनी अपनी बेटियों को समझाने की बजाय धीरे धीरे भड़काने लगती हैं और अब पांचों बहुओं का गुस्सा और बढ़ जाता है। अगले दिन पांचों बहुएं एक साथ इकट्ठा होती हैं और पूरे परिवार को हॉल में बुलाती हैं। हमें आप सबसे एक बात कहनी है, अब हमें अपनी अपनी अलग रसोई चाहिए। हम इस तरह और नहीं रह सकते। हर दिन की लड़ाई अब सहन नहीं होती, इसीलिए हमने फैसला कर लिया है। पूरा घर एकदम शांत हो जाता है। नहीं बेटा, ऐसे थोड़े होता है। ये रसोई हमारे परिवार की पहचान है। लेकिन हमें तो अब अलग रसोई ही चाहिए। पांचों बहुएं अपनी जिद पर अड़ जाती हैं। अगले दिन पांचों ससुर कुछ मिस्त्रियों को घर पर बुलाते हैं। उनके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही होती है। बेटा, अगर तुम्हें अलग अलग रसोई चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? हमने इस रसोई को कितने सालों से संभाल कर रखा। एक पीढ़ी तक तो बचा ली, लेकिन दूसरी पीढ़ी की गारंटी नहीं ले सकते। हम अपने माता पिता से माफी मांग लेंगे। हम उनकी बनाई ये साझा रसोई बचा नहीं पाए। मिस्त्री धीरे धीरे रसोई के बाहर तोड़फोड़ शुरू करते हैं। दीवार पर पहली चोट पड़ती है। उस आवाज के साथ जैसे घर के रिश्तों में भी दरार पड़ जाती। पांचों बहुएं खड़ी देखती रहती हैं। कुछ के चेहरे पर गुस्सा, कुछ के चेहरे पर हल्की बेचैनी होती है। अगले दिन पूजा, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रही होती है। प्रेग्नेंट होती है और उसका 5वां महीना चल रहा होता है। लेकिन इस घर की भाग दौड़ और रसोई की जिम्मेदारियों के बीच उसने कभी अपनी हालत पर गौर नहीं दिया। पूजा जरा ये सब्जी संभाल, मैं रोटियां बनाती हूँ। हाँ दीदी, आप चिंता मत करो। काम करते करते पूजा के हाथ हल्के कांपते हैं। कभी उसे चक्कर आते हैं, कभी वो ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती, कभी पूरे शरीर में दर्द रहता, लेकिन वो सब कुछ नजरअंदाज कर देती है। अगर मैंने बताया तो सब मुझे काम से रोक देंगे और फिर सब पर बोझ बढ़ जाएगा। एक दिन पूजा ऊपर से सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है। घर में सब अपने अपने काम में लगे होते हैं। अचानक पूजा को चक्कर आता है और उसकी नजर धुंधली हो जाती है। मुझे क्या हो रहा है? उसका पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। तेज आवाज सुनकर चारों बहुएं दौड़ती हुई वहां पहुंचती हैं। पूजा दीदी, उठो। पूजा, क्या हो गया तुम्हें? पूजा आंखें खोलो प्लीज। कुछ बोलो ना, हमें डर लग रहा है। लेकिन पूजा बिल्कुल शांत पड़ी होती है। कोई हरकत नहीं, कोई जवाब नहीं। इसके हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं। जल्दी किसी को बुलाओ। कुछ ही पल में पूरा परिवार वहां इकट्ठा हो जाता है। मेरी बहू को क्या हो गया? अरे जल्दी करो, गाड़ी निकालो। पूजा आंखें खोलो। अरे पूजा, मुझे देखो। सब मिलकर पूजा को उठाते हैं और जल्दी जल्दी गाड़ी में बिठाते हैं। गाड़ी तेजी से अस्पताल की ओर भागती है। गाड़ी के अंदर सबके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा होता है। काश हमने पहले ध्यान दिया होता। वो कई दिनों से ठीक नहीं लग रही थी। रसोई, खाना और जिम्मेदारियों के चक्कर में हम सभी कहीं ना कहीं अपने आप को ही भूल गए थे। हिम्मत रखो, सब ठीक ही होगा, बस बच्चा ठीक हो। अस्पताल का माहौल चारों तरफ बेचैनी, डर और इंतजार। डॉक्टर अंदर पूजा का इलाज कर रहे होते हैं। बाहर पूरा परिवार सांस रोके खड़ा होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ नजर आ रही होती है। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन इनके पेट में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी। डॉक्टर, पूजा और बच्चा। हमें माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाना था। हम इनके बच्चे को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही पूरा परिवार जैसे पत्थर का बन गया। अंदर पूजा धीरे धीरे होश में आती है। मेरा बच्चा, पूजा दीदी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज जाती है। शिल्पा, रिया, दीपिका, नेहा, चारों बहुएं उसे गले लगा लेती हैं। हम सब हैं तेरे साथ, तू अकेली नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। हम तुझे संभाल लेंगे जैसे बहन संभालती है। पांचों सास भी आगे बढ़ती हैं। बेटा तू सिर्फ बहू नहीं, हमारी बेटी है। हम सब तेरे साथ हैं। तुझे कुछ नहीं होने देंगे। पूजा सबके बीच टूटकर रोती है, लेकिन इस बार अकेली नहीं है। कुछ देर बाद सब पूजा को घर लेकर आते हैं। घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका होता है। जहाँ पहले रसोई में शोर था, अब वहाँ सन्नाटा होता है। पापा जी, रहने दीजिए, ये समय नहीं है रसोई अलग करने का। हम बाद में देख लेंगे। बेटा, मैं तुम्हें यही समझा रहा था। रसोई ही हमारी नींव है। जिस दिन ये रसोई अलग हो गई, उस दिन हम पांचों भी अलग हो जाएंगे और हमारे रिश्ते टूट जाएंगे। सब चुपचाप उनकी बात सुनते हैं। अब बात दिल तक पहुंच रही होती है। अब चारों बहुएं पूजा का पूरा ध्यान रखती हैं। अब दीदी को समय पर खाना देना है, दवाई भी टाइम पर, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और इसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हम सब मिलकर इसे संभालेंगे। वो उसे हंसाने की कोशिश करती हैं, उसका ध्यान भटकाती हैं और उसे बहनों की तरह प्यार देती हैं। उसी समय घर में मोहन जी के परिवार में भी परेशानी चल रही होती है। सब एक साथ बैठे होते हैं। बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया। ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, हम किसी को नहीं बताएंगे। आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? आपके चारों भाई आपको कितना सपोर्ट करते हैं। आपको उनसे सब कुछ खुलकर बताना चाहिए। उनका काम अच्छा चल रहा है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से उन्हें परेशानी हो।
कमरे में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन ये वही परिवार होता है जहां कोई किसी को अकेला नहीं छोड़ता। अगले दिन सुबह मोहन जी अपनी मिठाई की दुकान पर बैठे होते हैं। दुकान में ग्राहकों की हल्की फुल्की भीड़ और मोहन जी के चेहरे पर वही पुरानी मेहनत और गर्व की झलक होती है। ये दुकान सिर्फ एक बिजनेस नहीं, उनका सपना थी, उनकी पहचान थी। तभी अचानक कुछ सरकारी अधिकारी दुकान पर आ जाते हैं। हम क्वालिटी टेस्टिंग के लिए आए हैं, आपकी मिठाइयों की जांच करनी होगी। जी जरूर, आप चेक कर लीजिए, हम सब ताज़ा सामान रखते हैं। ऑफिसर्स पूरी दुकान की छानबीन शुरू कर देते हैं। बर्तन, काउंटर, स्टोर रूम, सब कुछ। जैसे वो स्टोर रूम खोलते हैं सबके चेहरे बदल जाते हैं। कोने में मरे हुए चूहे पड़े होते हैं और पास में एक जहरीली दवाई भी रखी होती है। ये क्या है? आप खाने के सामान के पास जहर रख रहे हैं? नहीं, ये कैसे? मुझे नहीं पता। अब मिठाइयों का सैंपल लिया जाता है और वहीं टेस्ट किया जाता है। देखिए, रिपोर्ट साफ बता रही है, इन मिठाइयों में 50% तक जहर और गंदगी मिली है। ये सुनते ही मोहन जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हम इस दुकान को तुरंत सील कर रहे हैं। अब आपकी मिठाइयां बाजार में नहीं बिकेंगी। दुकान के बाहर सील का बोर्ड लगा दिया जाता है। लोग इकट्ठा होकर बातें करने लगते हैं। बदनामी आग की तरह फैल जाती है। मोहन जी, सब खत्म हो गया। हम क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए। अब हमारी मिठाई कोई नहीं खरीदेगा। इतना सुनते ही मोहन जी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। घर आकर मोहन जी अचानक गिरते हुए अपना सीना पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं। चाचा, ताऊ, जल्दी आओ। पूरा परिवार इधर उधर भागने लगता है। कोई पानी लाता है, कोई फोन करता है। भैया देखो, इनकी हालत बहुत खराब हो रही है, जल्दी डॉक्टर के पास लेकर चलो। चारों भाई मोहन जी को उठाकर गाड़ी में डालते हैं। तेजी से अस्पताल की ओर भागते हैं। देखिए, इनको बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है और ज्यादा टेंशन की वजह से इनका एक साइड पैरालाइज हो गया है। ये सुनते ही पूरा परिवार टूट जाता है। चारों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब ये सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरे परिवार की लड़ाई होती है। अब भैया अकेले नहीं है, हम सब उनके साथ हैं। जो भी होगा हम मिलकर संभालेंगे। हम पांचों भाई एक दूसरे की ताकत हैं। चारों भाई मोहन जी के सिराने खड़े होते हैं। अब ये परिवार एक ढाल बन चुका होता है। मोहन जी अस्पताल के बेड पर लेटे हैं, चेहरे पर कमजोरी लेकिन आंखों में चिंता। उसी समय चारों भाई एक साथ बैठे होते हैं। तभी एक बात सामने आती है कि मोहन जी ने अपने बच्चों का एडमिशन पहले ही सरकारी स्कूल में करा दिया था। भाई, तूने हमें बताया नहीं क्यों? तेरे साथ इतनी बड़ी मुसीबत चल रही थी और हमारी हर मीटिंग बेकार ही रही जब तूने हमसे कुछ शेयर ही नहीं किया। अरे तू क्या हीरो है कहीं का, जो सोच लिया कि अब सब अकेले संभाल लेगा? मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग मेरी वजह से परेशान हो। मैंने कहा था ना इन्हें कि आप सबको बता दे, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। दीदी, आपको हमें बताना चाहिए था क्या? अब हम इतने दूर हो गए हैं कि एक दूसरे को अपनी मुसीबत भी ना बताएं। हम सब एक हैं, फिर ये दूरी क्यों? दर्द बांटने से कम होता है, अकेले सहने से नहीं। पांचों बहुएं भी एक साथ खड़ी होती हैं। पापा जी, अब आप अकेले नहीं हैं। जो हुआ उसे हम सब मिलकर ठीक करेंगे। अब कोई भी परेशानी अकेले नहीं झेलेगा। हम सब एक परिवार हैं और परिवार में कोई अकेला नहीं होता। चारों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक बड़ा फैसला लेते हैं। सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई है। हम बच्चों का एडमिशन वापस अच्छे स्कूल और कॉलेज में कराएंगे और खर्च की चिंता आप भाभी बिल्कुल मत लेना। जब हम साथ हैं तो कोई कमी नहीं रहेगी। मोहन जी की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। चारों ससुर मिलकर मोहन जी की मिठाई की दुकान फिर से खोलने का प्लान बनाते हैं। दुकान फिर से खुलेगी और पहले से बेहतर चलेगी। भाई का सपना, हम सब मिलकर इसे खड़ा करेंगे। अब मोहन जी का घर खर्च भी चारों भाई मिलकर उठाते हैं। उन्हें रोज धीरे धीरे बाहर ले जाया जाता है। सुबह के समय चारों भाई मोहन जी को सहारा देकर पार्क में ले जाते हैं। भैया, अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ। अरे तू कभी अकेला था ही नहीं। दिन बीतते हैं। मोहन जी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं, शरीर भी और दिल भी। घर में फिर से हंसी लौटने लगती है। रसोई फिर से चलने लगती है, लेकिन इस बार सिर्फ खाना नहीं, रिश्ते भी पक रहे होते हैं। एक दिन पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होता है। सामने दीवार पर दादाजी की बड़ी सी तस्वीर लगी होती है। पांचों भाई सिर झुकाकर उनके सामने खड़े होते हैं। पिताजी, आपकी ये रसोई हमने आज तक साझा रखी है और आगे भी इसे टूटने नहीं देंगे। तभी नेहा थोड़ा आगे बढ़ती है। मम्मी जी, आपने हमें कभी बताया ही नहीं कि ये रसोई हमेशा से एक ही क्यों है, जबकि घर अलग अलग है। आओ, आज तुम्हें इसका असली कारण बताती हूँ। सालों पहले जब पांचों भाई की शादी नई नई हुई थी, तब घर में रोज लड़ाई होती थी। हमें अपनी अलग प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ, हमें भी अलग रहना है। आपने हमारे नाम क्या किया है? अगर आपने नहीं बताया तो हम अलग हो जाएंगे। दादाजी सबको शांत करने की कोशिश करते हैं। अरे सब कुछ तुम्हारा ही है, समय आने पर दे दूंगा। लेकिन पांचों भाई जिद पर अड़े रहते हैं। नहीं, हमें अभी अलग घर चाहिए। हमें इस घर में नहीं रहना। आखिरकार दादाजी एक फैसला लेते हैं।
अरे ठीक है, मैं तुम पांचों के नाम अलग अलग घर कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? पांचों के घर बनेंगे लेकिन उनकी रसोई एक ही होगी। पांचों भाई एक दूसरे को देखते हैं और हंस पड़ते हैं। अरे हमें रसोई से क्या लेने देना, घर तो हमारे नाम होंगे ना। हाँ, हमें मंजूर है। और फिर पांचों घर बनते हैं, लेकिन रसोई एक ही रहती है। पांचों सास कमला, सुनीता, शकुंतला, सरिता, ज्योति सब मिलकर एक ही रसोई में खाना बनाती हैं और धीरे धीरे रिश्ते भी मजबूत हो जाते हैं। समय बीतता है और दादाजी अपने आखिरी समय में सबको बुलाते हैं। अरे कुछ भी हो जाए, इस रसोई को कभी मत तोड़ना। ये सिर्फ रसोई नहीं है, ये तुम्हारे रिश्तों की ताकत है। नहीं पिताजी, ये रसोई कभी नहीं टूटेगी। ये हमारी एकता है। जिस दिन ये अलग हुई उस दिन हम भी अलग हो जाएंगे। कमला देवी की बातें सुनकर सभी बहुएं एक दूसरे को देखने लगती हैं। मम्मी, सही किया, आज आपने इन्हें फाइनली बता ही दिया। हमारी जान को भी छुटकारा मिल गया, वरना ये रोज हमारी कान खाती थी एक ही चीज को लेकर। अच्छा, तो ये बात थी। सही कहा था दादाजी ने, एक रसोई पूरे परिवार को जोड़ कर रखती है। यहाँ सिर्फ खाना नहीं बनता, यहाँ प्यार भी बनता है। चलो ऐसा करते हैं, हम सब अपने अपने खाने का टाइम अलग कर लेते हैं ताकि झगड़ा कम हो। हाँ, ये सही रहेगा। लेकिन थोड़ी बहुत नोकझोंक तो चलने दो। हाँ, इसी नोकझोंक में तो मजा है। जब थोड़ी तुम सुनाओ थोड़ी मैं सुनाऊं तभी तो प्यार बढ़ता है। एक ही रसोई में बना खाना सिर्फ स्वाद नहीं देता, रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। पूरा परिवार मुस्कुराता